हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है यूलर्स थ्योरी ऑफ कॉलम बकलिंग। ये जो यूलर्स थे उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है फिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में भी। लेकिन आज हम जो इन्होंने इंजीनियरिंग की जो थ्योरी दी हुई है कॉलम बकलिंग की लॉन्ग कॉलम में, उसकी स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है वो कंप्रेशन मेंबर ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, स्पेशली कॉलम की स्टडी पर वीडियो बनाया है कि कॉलम कैसे फेल होता है, कॉलम कैसे बकल होता है, कैसे क्रश होता है। आपको प्रैक्टिकली दिखाया है मैंने, उसमें रियल इमेज ऐड की है और पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। और सिलेंडरनेस रेशियो का क्या इंपॉर्टेंस होता है एक कॉलम डिजाइन के लिए, मैंने वो भी आपको समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे जाके क्लिक कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने अब तक जितने भी वीडियोस कवर किए हैं, आपको बुकिश नॉलेज से तक लिमिट ना रहते हुए प्रैक्टिकली रियल लाइफ में उस चीज का इंपॉर्टेंस, उसका क्या रोल है, उसे समझाने का कोशिश किया है। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप उसे ध्यान से देखिए। आज हम जो कॉलम की डिजाइन को करने के लिए जो यूलर्स थ्योरी दी गई है उसकी आज हम स्टडी करेंगे। और उस पे इफेक्टिव लेंथ, उस थ्योरी में जो उसने फॉर्मूला दिया है उसमें एक टर्म आता है इफेक्टिव लेंथ। वही इफेक्टिव लेंथ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आज हम उसे सिर्फ उस वैल्यू को, इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू को याद ना करते हुए उसे मैं आपको रियल इमेज के थ्रू समझाना चाहूंगी कि वो कहां कैसे एप्लीकेबल होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप पहले की वीडियोस भी जाके देखिए। तो जो यूलर्स थ्योरी है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? लॉन्ग कॉलम के लिए एप्लीकेबल है। आप देख सकते हैं ये जो डॉटेड लाइन था ये इसका इनिशियल पोजीशन था। जब यहाँ पे लोड T लगा तो ये इस तरीके से बकल हुआ। ये आप एक रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टील कॉलम ये पूरी तरीके से इसे स्ट्रेट ना रह के बकल हो चुका है। ओके, और फिर ये देख सकते हैं आप आरसीसी कॉलम, ये भी बकल हो चुका है। ये मैंने आपको बकलिंग जो है एक स्टील स्ट्रक्चर में समझाया, ये एक आरसीसी स्ट्रक्चर में समझाया। और ये कॉमन एग्जांपल है रियल लाइफ में कि हम इस इफेक्टिव लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन को इस तरीके से डिजाइन करें कि जब हम उस पर जो क्रिटिकल लोड यूलर्स फॉर्मूला के थ्रू दिया गया है हम अप्लाई करें तो कॉलम कम से कम बकल हो। उसके ही डायमेंशंस को, उसके लेंथ को, उसके क्रॉस सेक्शन को डिजाइन करने के लिए सबसे ज्यादा रोल में आता है सिलेंडरनेस रेशियो, रेडियस ऑफ गायरेशन, उससे ही रिलेटेड है इफेक्टिव लेंथ, जो कि वही इफेक्टिव लेंथ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैंने हमेशा बताया जो चीजें आईएएस कोड में दी होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वहां से क्वेश्चन आते ही हैं। वैसे ये जो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू है ये आईएएस 456-2000 में दी हुई है आरसीसी के लिए, और आईएएस कोड 800-2007 में स्टील स्ट्रक्चर के लिए दी गई है। आगे बढ़ते हैं। तो जो बकलिंग फेलियर होता है कहां होता है? ये भी कॉलम जो है स्ट्रेट ना होके बकल हो चुका है। कहां होता है? जब लेंथ ऑफ द कॉलम इज ग्रेटर देन व्हेन कंपेयर टू इट्स क्रॉस सेक्शन। रिफिल का देखिए उसकी लेंथ ज्यादा होती है उसके क्रॉस सेक्शन के कंपैरिजन में, इसलिए वो बकल हो जाता है। बकलिंग फेलियर ऑफ कंप्रेसिव मेंबर दैट अकर प्रियर टू यील्डिंग ऑफ मटेरियल। ये देखिए यहाँ पे मटेरियल यील्ड नहीं हुआ है लेकिन पहले बकल हो चुका है, लेकिन ये भी हमारा जो पर्पस है कॉलम का वो फुलफिल नहीं कर पाया है। ओके, तो ये एक तरीके से जो जिसके लिए हमने डिजाइन किया था जितने लाइफ स्पैन के लिए, वो अपना पर्पस ना पूरा करके पहले ही बकल हो चुका है। ठीक है, अब यूलर्स फॉर्मूला इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द बकलिंग ऑफ लॉन्ग कॉलम। तो यूलर्स फॉर्मूला मैंने पहले बताया है वो लॉन्ग कॉलम के लिए यूज होता है और वो हमें बताता है कि हमें कितना लोड लगाना चाहिए कि कॉलम कम से कम बकल हो पाए। वो कौन सा क्रिटिकल लोड है जिस पर वो लोड को हम जब लगाएंगे तो कॉलम बकल होगा। ओके, तो उन्होंने यूलर्स थ्योरी ने एक क्रिटिकल लोड दिया, द स्मॉलेस्ट फोर्स एट विच बकल्ड शेप इज पॉसिबल। ठीक है, मैंने बोला ऐसा कौन सा लोड है जिसपे कॉलम बकल हो जाएगा, हम वो क्रिटिकल लोड निकालते हैं। एक स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन हैपन एट अ वैल्यू इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल लोड।
तो वो स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, वो जो लोड है वो हो रहा है हमारा क्रिटिकल लोड। हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम यूलर्स फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो है यूलर्स का फॉर्मूला है। आप टेक्स्ट बुक में जाके देख सकते हैं इसका डेरिवेशन, लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया है। फॉर अ जनरल केस क्रिटिकल लोड जो होता है पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। ओके, आप ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान पे रखें, आगे हमारा अभी इसका यूज है। तो ये होता है पाई स्क्वायर EI बाय L स्क्वायर। तो इस पे जो L है ये इफेक्टिव लेंथ, यही हमें पढ़ना है, यहीं से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके अलावा I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अबाउट द एक्सिस ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, E इज द यंग मॉडुलस। ओके, और ये जो हम कंपैरिजन करते हैं बाकी कंडीशंस को, वो किस बेसिस पे करते हैं, हिंज्ड कंडीशन, बोथ हिंज्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इफेक्टिव लेंथ एंड क्रिटिकल लोड फॉर वेरियस बाउंड्री कंडीशन कंपेयर टू अ कॉलम whose both end are hinged। अब किसी एक चीज को लेके ही कंपैरिजन करेंगे हम, तो हमने कौन सी कंडीशन को सेलेक्ट किया है, जब बोथ एंड हिंज्ड रहते हैं, उससे ही कंपैरिजन करके हमने फिक्स्ड, पिन और बाकी सब वैल्यू किसकी, इफेक्टिव लेंथ की, वो हमने देखा है। ये देखिए, ये आ गई बाउंड्री कंडीशंस, ये क्रिटिकल, ये हो गई बाउंड्री कंडीशन, ये हो गई लेंथ, ये हो गया क्रिटिकल लोड। हमें यही क्रिटिकल लोड पता करना है कि जो हम लगाएंगे किसी भी कॉलम पे तो वो बकल हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, मैंने जैसे थंबनेल में लिखा है कि रटना छोड़कर आगे हम समझते हैं, हम इस पर आएंगे वापस, लेकिन अभी मैं आपको रियल इमेज के थ्रू कुछ दिखा रही हूं। आगे देखिए, ये जो है एक फिक्स्ड कंडीशन है कॉलम की। ओके, एक फिक्स्ड कंडीशन है। अगर मैं ये वाले कॉलम को लेती हूं तो ये जो आरसीसी कॉलम है ये यहां पर भी फिक्स है, ये यहां पर भी फिक्स है। तो ये कौन सी कंडीशन हुई, ये एक कॉलम की फिक्स्ड वाली कंडीशन हो गई। ओके, ये एक फिक्स्ड कंडीशन हो गई। तो कॉलम दोनों जगह पे फिक्स्ड है, ये एक आरसीसी कॉलम है। अभी ये जो स्टील कॉलम है इसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये यहां पर भी फिक्स्ड है। जब इसका काम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो वो यहां से भी फिक्स्ड हो जाएगा। तो इसके लेंथ को, ये जो लेंथ है, इसे डिजाइन करने के लिए हम क्रिटिकल लोड निकालते हैं। ओके, इस इफेक्टिव लेंथ को भी हम कैलकुलेट करते हैं। वही इफेक्टिव लेंथ कितनी रखनी है हम पुट करेंगे यूलर्स फॉर्मूले में, फिर हमें पता चलेगा कि कितने लोड पर इसके बकल होने के चांसेस है। फिर आइए और भी समझते हैं। ये एक फिक्स्ड फ्री कंडीशन है। आप अपने घर के आसपास देखिएगा, यहाँ पर तो ये फिक्स होता है और यहाँ पर ऊपर के साइड कोई लोड, कुछ भी सपोर्ट या फिर कुछ भी रहता है, लेकिन ये पूरी तरीके से यहाँ पे फ्री रहता है। ये इस तरीके से बकल ना हो जाए करके इसे ये साइड से एक सपोर्ट दिया जाता है। ये जो साइड में आपको एक और कंक्रीट का जो कॉलम रखा हुआ है, ये जो पोल रखा हुआ है, वो उसे बकल इस तरीके से साइड में ना झुक जाए, इस वजह से दिया गया है। ओके, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये एक फिक्स्ड फ्री कंडीशन हो गई कि एक साइड फिक्स है और दूसरे साइड वो फ्री है। सिमिलरली आपने देखा होगा, आप इसे इमेजिन करें, समझे, ये यहाँ पे फिक्स्ड होता है, यहाँ पे फ्री होता है। ये इस तरीके से ना गिर जाए कभी विंड इफेक्ट की वजह से, तो उसे ही रोकने के लिए यहाँ पर एक इस तरीके से इंक्लाइन हमें एक और जो पोल है वो लगाना होता है, ताकि वो बकल ना हो जाए विंड के इफेक्ट की वजह से या लोड की वजह से। तो ये हो गई फिक्स्ड फ्री कंडीशन। अब ये आ गई फिक्स्ड और पिन्ड कंडीशन। तो क्या होता है, जितने भी ब्रिज होते हैं वहां वो नीचे से, ये जो पियर होता है वो नीचे से तो फिक्स्ड है, लेकिन यहां से वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, ये यहां से वो पिन्ड होते हैं। अब ये जो है आपको, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इसको बोलते हैं इलास्टोमेरिक या इलास्टोमेट्रिक या मैरिक बेरिंग प्लेट्स, बेरिंग्स बोलते हैं। ये बेरिंग्स होते हैं, आप पढ़िएगा, आप यूट्यूब में सर्च भी करके देख सकते हैं। बेरिंग्स क्या होती है, जो कि ब्रिज में यूज की जाती है। रोलर बेरिंग होती है, रॉकर बेरिंग होती है, तो यहाँ पर एक बेरिंग यूज की जाती है। अब वो बेरिंग का क्या रोल रहता है एक ब्रिज में, तो ये क्या करता है कि ये कंप्रेसिव लोड को एब्सॉर्ब करता है और क्या करता है, जो भी डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट आता है वाइब्रेशन की वजह से, शॉक्स की वजह से,
उसको भी ये रिड्यूस करता है। और ये क्या करता है कि ये अलाउ करता है मूवमेंट को विदाउट गेटिंग एनी हार्मफुल स्ट्रेस नहीं आने देता। ये थोड़ा बहुत क्या अलाउ करता है, मूवमेंट को अलाउ करता है। पिन कंडीशन क्या करवाती है, मूवमेंट को अलाउ कराती है। तो ये इलास्टोमेट्रिक बेरिंग प्लेट पैड्स ओके। फिर अब जैसे यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये ब्रिज है तो यहाँ पे जो ट्रैफिक लोड आता है तो उसके अनइवन सेटलमेंट को भी ये प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर तक पहुंचाने में हेल्प करता है। बस ये तीन कंडीशन हमने जैसे पढ़ा है कि वो मूवमेंट को अलाउ करता है। सिमिलरली यहाँ पे ये पैड का भी वही रोल होता है कि जो ट्रैफिक की वजह से मूवमेंट हो रहा है उसको ये अलाउ कराता है ओके, और लोड को ट्रांसफर कराता है। जैसे मूवमेंट हो गया, रोटेशन हो गया, वो इन सबको मतलब रजिस्ट कर लेता है। रजिस्ट नहीं, सॉरी गलत हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस है ना रोकना, उसको अलाउ करा देता है ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। ये एक और एग्जांपल है। अब देख सकते हैं हम चाहते हैं तो ये कंक्रीट को सीधा जैसे हम बीम और कॉलम डिजाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट कास्ट कर सकते थे ना, लेकिन हम इसे कास्ट नहीं करते हैं। हम यहाँ पे प्लेट्स, ये जो बेरिंग पैड्स है वो लगाते हैं। वो क्यों लगा रहे हैं, मैंने बताया कि जो भी स्ट्रेस आ रहा है टेम्परेचर की वजह से, है ना, तो टेम्परेचर हो गया, श्रिंकेज हो गया, क्रीप की वजह से जो भी थोड़ा बहुत मूवमेंट या टॉलरेंस आता है उसे ये टॉलरेट कर देता है। इवन ट्रैफिक की वजह से जो मूवमेंट होता है वो भी अच्छे से मूव हो जाता है, वो उसको रेजिस्ट नहीं करता। इसीलिए मैं बताऊंगी बार बार, जो पिन कंडीशन होता है वो मूवमेंट को अलाउ करता है, वो उसको रेजिस्ट नहीं करता है। तो ये एक तरीके से फिक्स्ड और पिन्ड कंडीशन का एग्जाम्पल है ओके। टेम्परेचर का इफेक्ट आप नॉर्मल लाइफ में आपके घर में अगर वुडन डोर होगा उसमें देख सकते हैं। वो जो है उसमें टेम्परेचर की इफेक्ट की वजह से कभी वो जाम हो जाता है, कभी वो फ्रीली मूव करता है, कभी उससे आवाज आने लगती है, कभी नहीं आने लगती है, ठीक है। कभी अच्छे से आपकी डोर की चिटकनी लग जाती है, कभी किसी मौसम में नहीं लग पाती है। उसके अलावा हमारी स्किन जो होती है वो भी टेम्परेचर की इफेक्ट की वजह से, आपने देखा होगा ठंडी में हमारी स्किन कुछ अलग होती है और समर में अलग होती है, विंटर में अलग होती है। समर में हमारी जो है त्वचा थोड़ी फैली हुई होती है ओके, और वही जो है विंटर के मौसम में श्रिंक हो जाती है। इस वजह से हम बॉडी लोशन लगाते हैं अपने बॉडी पे। तो टेम्परेचर का इफेक्ट भी बहुत ज्यादा रहता है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, उसी टेम्परेचर इफेक्ट और थर्मल एक्सपेंशन को रोकने के लिए हम, या अलाउ करने के लिए हम करते हैं ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा फिक्स्ड पिन का एग्जाम्पल। ये आपका पिन का एग्जांपल है। कहीं ना कहीं ये कॉलम ऐसा यूज हुआ है जहां पे यहाँ पे एक पिन कंडीशन है। ये आपका एक कॉमन एग्जांपल है कि यहाँ पर पिंड है और यहाँ पे पिंड है। देखो ये यहाँ से यहाँ तो नहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ तो नहीं जाएगा, ऊपर भी नहीं जाएगा, लेकिन इसे इस तरीके से बनाया गया है कि जब हवा आएगी तो ये क्या होगा, अपने ही पोजीशन में थोड़ा बहुत मूव कर सकता है ओके। तो ये एक पिंड कंडीशन का एग्जाम्पल है। आप देखिए ना, ये जो आपका ये फिक्स वाला ये जो लगा हुआ है, ये क्या ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता। क्या ये हॉरिजॉन्टली जा सकता है, नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप इसे खोलेंगे तो ये अपनी जगह में मूव कर सकता है। तो ये एक पिंड का एग्जाम्पल है। ये एक रोलर का एग्जाम्पल है। ये देखिए ब्रिज में पहले इस तरीके के रोलर यूज होते थे, इस तरीके से ये मूवमेंट को अलाउ करते थे। ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को अलाउ करेगा। ये कॉमन रियल नहीं, कॉमन सा एग्जांपल है। ये भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है ओके। तो इस तरीके से ब्रिज में हम या फिर किसी भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर पे कहां पर फिक्स्ड कंडीशन है, कहां पे पिंड कंडीशन है, कहां पे रोलर है, कहां पे हिंज्ड है, वो हमने देखा और समझा। अब हम जाएंगे अपने इफेक्टिव लेंथ में, आगे देखते हैं अभी। और ये और एक एग्जांपल है। ये यहां पर से पिंड है, ये पिंड कंडीशन का एक एग्जांपल है ओके। अभी हम जाते हैं हमारे इफेक्टिव लेंथ पर। देखिए ये जो अब हम आते हैं, आपको मैंने बता दिया, जो प्रैक्टिकली दिखा दिया कि कहां पे बोथ एंड फिक्स्ड है, कहां पर हिंज्ड है, कैसे यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं जब बोथ एंड हिंज्ड रहता है। तो जब बोथ एंड हिंज्ड रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि
ये जो वैल्यू होती है हमारी 1L होती है। ओके, तो यहाँ पर ये मूवमेंट को अलाउ करता है, यहाँ भी मूवमेंट को अलाउ करता है। सिर्फ ये क्या नहीं करता, मैंने बताया जो आपको विंडो का हुक है वो क्या रिस्ट्रेन करता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट को रिस्ट्रेन करता है। मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं जाने देगा, वर्टिकल नहीं जाने देगा, लेकिन वो मूवमेंट को अलाउ करेगा। उसके लिए हमारी वैल्यू होती है 1। ओके, और फिर हम उसे जब यूलर्स लोड में जब हम पुट करते हैं एल की वैल्यू को, तो वो क्या हो जाता है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा क्रिटिकल लोड उस कंडीशन के लिए जब हमारा बोथ एंड फिक्स्ड होता है। ना तो ये हॉरिजॉन्टल जा सकता है, ना ये वर्टिकल ट्रांसलेशन कर सकता है, ना ये मूवमेंट कर सकता है। तो उस कंडीशन में एल की वैल्यू होती है 0.5। इसी वैल्यू को हम रखेंगे यूलर्स फॉर्मूला में, तो हमें क्रिटिकल लोड पता चल जाएगा। तो जब हम उस फॉर्मूला में L/2 रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये L स्क्वायर हो जाएगा और 4 चले जाएगा। ये अपॉन में है तो ये ऊपर चले जाता है। तो इस तरीके से ये यूलर्स क्रिटिकल लोड आ गया। अब आते हैं हम जब वन एंड फिक्स्ड रहता है और अदर एंड हिंज्ड रहता है, जो मैंने आपको ब्रिज का कंडीशन बताया, उसमें जो है ये इफेक्टिव लेंथ कितना लेना है, L/√2 लेना है। ओके, फिर हम वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे अपॉन जब यूलर्स वाले फॉर्मूला में, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर, ये 2√2 होके सीधा हो जाएगी वैल्यू 2, तो ये 2 वैल्यू ऊपर आ गई। इस तरीके से ये जो है ये इफेक्टिव लेंथ, यहीं से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछता है। और ये हमें आप समझ गए ना कि रियल लाइफ में प्रैक्टिकली ये कैसे यूज होता है, इसका क्या रोल है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए या याद करने के लिए चीजें नहीं है। ये लेंथ जो है, ये जो लेंथ है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी चीज के डिजाइन के लिए। ओके, आपने रिस्ट्रेन मतलब क्या होता है, रुकावट। आप अभी कोरोना में रेजिस्ट यानी आपकी बॉडी का कितना रेजिस्टेंस पावर है कि आप कोरोना को अपने अंदर आने से रोक पाते हो, वही रुकावट, वही होता है रेस्ट्रेंट। मतलब जो भी चीजें हम रेजिस्ट करते हैं वहां पर हमारा रिएक्शन आता है। ओके, जैसे यहाँ पर 3 रिएक्शन आते हैं। जब ये वर्टिकली जाने नहीं देगा, उसको रेजिस्ट करेगा, तो यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन आएगा। हॉरिजॉन्टल जाने नहीं देगा तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा, और यहाँ पर एक मूवमेंट भी आएगा, ये मूवमेंट भी नहीं होने देता है। जबकि हिंज्ड कंडीशन में ये सिर्फ क्या करता है, वर्टिकल जाने नहीं देता, हॉरिजॉन्टल नहीं जाने देता, लेकिन मूवमेंट को अलाउ करता है। तो ये सेम कंडीशन है, जहां भी फिक्स्ड आएगी वहां पे 3 रिएक्शन आते हैं, जहां भी हिंज्ड कंडीशन आती है वहां पे 2 रिएक्शन आते हैं। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा क्योंकि ये तो फ्री है, कुछ नहीं रोक रहा है, वहां पे कोई रुकावट नहीं आ रही है। तो जितनी ज्यादा रुकावट उतनी ज्यादा रिएक्शंस। ओके, आइए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप इसे देखिए, इसे थोड़ा ध्यान से देखना है। ये है लैम्डा, ये होता है लैम्डा यानी स्लेंडरनेस रेशियो L/R मिनिमम। L ये वही है, क्या है, इफेक्टिव लेंथ जो हमने पढ़ा, और ये है R मिनिमम। R मिनिमम का फॉर्मूला होता है √I/A। सपोज हमें इसका अंडर रूट हटाना है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने बताया कि सिलेंडरनेस रेशियो का क्या रोल होता है कॉलम डिजाइन के लिए। जितना ज्यादा लैम्डा रहेगा उतना ज्यादा सिलेंडर रहेगा, उतनी स्टेबिलिटी उसकी कम रहेगी। रिफिल का एग्जांपल, क्योंकि वो ज्यादा सिलेंडर है इसलिए उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम है। तो आप ये जो है ये चीजें अभी ध्यान से देखिए। ये L/R मिनिमम क्या होता है, लैम्डा होता है, और √I/A जो रेडियस ऑफ गायरेशन है उसका ये फॉर्मूला है। तो अभी मैं आपको एक थोड़ा सा हल्का सा थ्योरम जो हमेशा एग्जाम में आया हुआ है वो थोड़ा सा समझाती हूँ आपको। तो देखिए ये मेरा जो है यूलर्स का इक्वेशन है, π² E/L स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ A से डिवाइड कर दे रहे हैं, यहाँ भी A से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी A से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, P/A जो कि स्ट्रेस होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पे हम उसे I/A रख दिए। तो हमने अभी प्रीवियसली देखा है ये जो I/A होता है वो R मिनिमम इक्वल्स टू √I/A होता है। जब अंडर रूट इधर जाएगा तो ये इसका यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो I/A ये हो गया R मिनिमम का स्क्वायर, π² E/L स्क्वायर। अब जब ये R मिनिमम इधर अपॉन में आ जाएगा तो यहां से आ जाएगा हमारा रोल में लैम्डा। ये जो L/R मिनिमम का स्क्वायर हो गया, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर, मतलब सिलेंडरनेस रेशियो स्क्वायर, जो मैंने आपको इससे पहले बताया है। सिलेंडरनेस रेशियो होता है L/R मिनिमम। ओके, चलो अब हम बात करते हैं, ये हो गया स्ट्रेस π² E/λ स्क्वायर। फॉर्मूला यहां से डिवाइड करने के बाद यहां पर कन्वर्ट हो गया सिलेंडरनेस रेशियो के फॉर्म में। अब जब हम इसमें जो है
क्या करते हैं कि सिग्मा की वैल्यू सपोज 250 मेगा पास्कल, क्योंकि ये इसका यील्ड स्ट्रेंथ है, किसका, माइल्ड स्टील का, 250 मेगा पास्कल वो रखते हैं और ई की वैल्यू रखते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर से ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके इस फॉर्म में आया। जब हम यहाँ पे जो है, हाँ, तो अब हमने Fy लिया, यील्ड स्ट्रेंथ है, हम माइल्ड स्टील के लिए कुछ कैलकुलेट करके देख रहे हैं। ओके, जब हम माइल्ड स्टील का Fy लिए 250 मेगा पास्कल, ई की वैल्यू लिए 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, और जब इस हम फॉर्मूला पे पुट करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है वो 88.85 आती है। तो आप ये चीज ध्यान में रखिए, अभी आपको इसको आगे पता चलेगा, रिलेटेड जो क्वेश्चन आया वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो लैम्डा जो है लॉन्ग कॉलम के लिए ग्रेटर देन होना चाहिए 88.85। ओके, तो इससे रिलेटेड अभी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ। देखिए ये आगे क्वेश्चन पे, यूलर्स फॉर्मूला फॉर माइल्ड स्टील लॉन्ग कॉलम हिंज्ड एट बोथ द एंड इज नॉट वैलिड फॉर सिलेंडरनेस रेशियो लेस देन 80। ये इसका आंसर है। तो जो सिलेंडरनेस रेशियो है लॉन्ग कॉलम के केस में वो 80 से ज्यादा होना चाहिए। ओके, वो डेरिवेशन मैंने आपको इसलिए ही बताया है कि जो यूलर्स फॉर्मूला, एक बार और रिपीट कर रही हूं, यूलर्स फॉर्मूला फॉर माइल्ड स्टील लॉन्ग कॉलम हिंज्ड एट बोथ द एंड इज नॉट वैलिड व्हेन सिलेंडरनेस रेशियो इज लेस देन 80। ये CGPSC AE 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये CGPSC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम इसे पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू वैलिडिटी ऑफ यूलर्स थ्योरी। यूलर्स ने कुछ एजम्पशंस दिए हुए हैं, अब उसे गो थ्रू कर लीजिए, उसके जो एजम्पशन है उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यूलर्स थ्योरी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्रिपलिंग लोड ऑफ कॉलम, कॉलम पे कितना लोड आ रहा है वो देखने के लिए। तो इसका ऑप्शन पहला पढ़ते हैं। द फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एक्सियली लोडेड कॉलम, ये करेक्ट है, ये अजम्पशन है, आप इसे जाके देख लीजिएगा। मटेरियल फॉर कॉलम ओबे द हुक्स लॉ, ये भी करेक्ट है क्योंकि ये यूलर्स की थ्योरी के अंदर है। द सिलेंडरनेस रेशियो फॉर माइल्ड स्टील कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 80, ये भी करेक्ट है। उसके अकॉर्डिंग इसका 1, 2, 3 ऑप्शन सही है। ओके, तो इसमें आंसर आएगा 1, 2, 3। ये CGPSC AE में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी CGPSC में आए हुए दोनों क्वेश्चन है। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम विच इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, मतलब है अपनी जगह पे रहेगा, बोथ द एंड यानी अपनी जगह पे रहेगा, एंड रिस्ट्रेन इन वन डायरेक्शन एट द वन एंड, और एक तरफ मूवमेंट को अलाउ करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो वैल्यू होगी 0.67 L होगी। ओके, दोनों तरफ से अपनी पोजीशन में है, लेकिन एक तरफ से वो सिर्फ एक रुकावट ला रहा है और दूसरा रुकावट उस पर नहीं आ रहा है। क्या बोल रहा है, एंड रिस्ट्रेन इन वन डायरेक्शन एट द वन एंड, ये तो पूरी तरीके से रेजिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन ये एक डायरेक्शन पे रेजिस्ट करेगा, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.67 L। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। द क्रिटिकल लोड फॉर कॉलम ऑफ लेंथ L इज इक्वल्स टू फ्लेक्सर रिजिडिटी किस केस में होगा। तो फॉर्मूला जो था π² E/L², ये फॉर्मूला है क्रिटिकल लोड का। जब ये L यहां जाएगा तो L जो है किसके इक्वल हो जाएगा, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो केस है वो कौन सा केस है, जब बोथ एंड हिंज्ड रहते हैं। तो इसका आंसर है बोथ एंड हिंज्ड। ओके, आपको जो ये एंड कंडीशन है वो IS कोड में दिया हुआ है, आप उसे अच्छे से जाके रीड करें कि कैसे रिस्ट्रेंड हो रहा है। आपको ये जो सेंटेंस है वो आपको जब आप IS कोड में पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो भी जाएगा। ओके, अब आते हैं कि एक एंड क्लैम्प्ड रहता है और एक एंड फ्री रहता है कॉलम का, तो इफेक्टिव लेंथ जो होता है ट्वाइस द एक्चुअल लेंथ लेते हैं। अब ये एक SSC JEE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है कि कॉलम आइडेंटिकल इन ऑल पैरामीटर एक्सेप्ट एंड कंडीशन, अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो सबसे ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी किसकी रहती है, जस्ट अ मिनट। तो जो सबसे ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी रहती है व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड अदर एंड इज फ्री, उस केस में इसकी वैल्यू होती है 2L। ठीक है, फिर बोथ एंड आर
फिक्स्ड और बोथ एंड आर हिंज्ड, उस कंडीशन में वैल्यू है L। जब दोनों कंडीशन में फिक्स्ड रहते हैं, व्हेन बोथ एंड आर फिक्स्ड, तो वैल्यू हो जाती है L/2 हो जाती है। और वन एंड इज फिक्स्ड, अदर एंड हिंज्ड, उसके केस में वैल्यू हो जाती है L/√2। तो ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या है 0.5 है, और ये 0.7 है। ओके, तो आप देख ही रहे हैं कि वैल्यू सबसे ज्यादा कब ज्यादा रहती है लोड कैरिंग कैपेसिटी, जब वन एंड फिक्स्ड और अदर एंड फ्री रहता है। तो वो कौन सा केस है, उसके अकॉर्डिंग ये वाला आंसर हमारा करेक्ट है। जब वन एंड इज फिक्स्ड, अदर एंड इज फ्री, मैंने बताया 2L, फिर बोथ एंड हिंज्ड वैल्यू L, बोथ एंड आर फिक्स्ड L/2, L/√2। इस तरीके से ये लोड कैरिंग कैपेसिटी उसकी होती है। ये एक क्वेश्चन था जो SSC JEE 2020 जो 23 मार्च को हुआ है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।